हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में वापस से हम क्विज के थ्रू कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स को सीख सकें। आज की इस वीडियो की शुरुआत फिर से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है PSLV C-53 मिशन जो कि इसरो ने लॉन्च किया 3 सैटेलाइट्स के साथ में, वो कौन सी कंट्री के सैटेलाइट्स थे? ऑप्शन ए सेज नेपाल, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ये PSLV क्या है? दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओके, सो अब तक हुआ क्या है? अब तक इसरो ने इस PSLV के थ्रू 55 मिशंस को लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली। हमने ये 55th था एक्चुअल में, और इसमें 3 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री के 3 सैटेलाइट थे वो। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, और अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो आप अगर गैस कर रहे हैं और अगर आपने गैस किया ऑप्शन बी तो आप करेक्ट हैं। ऑप्शन बी 30 जून को ये लॉन्च किया गया था एंड दैट वाज 55th मिशन। नेशनल हेल्थ केयर क्लेम्स एक्सचेंज, ये अभी प्रपोज किया गया कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू? IRDAI NHAI के थ्रू, IRDAI नीति आयोग के थ्रू, IRDAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू, या IRDAI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। IRDA ये काफ़ी रिनोन है, आप सभी जानते होंगे। ये है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ NHA जो कि है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में सभी जानते हैं आप। ये नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फाइनेंस। अब नीति आयोग के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत, वैसे तो एक पूरा का पूरा लेक्चर हमने इसके ऊपर बना रखा है। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस तो तुम जानते ही हो। इसने कहा कि ये स्कीम जो लॉन्च की गई है ये कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के थ्रू की गई है? तो IRDA और NHA के थ्रू ये किया गया। इसके अंदर हुआ क्या है? अब ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्या है, इंश्योरेंस को बेहतर किया जा सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ा करके, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो क्लेम सेटलमेंट्स हैं उसको बेहतर कर सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश ऐसा किया, मतलब इसके अंदर जो अथॉरिटीज़ थी उनके साथ में मिलकर के, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें डिजिटली आप जो क्लेम सेटलमेंट होते हैं, हेल्थ क्लेम्स होते हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में, उनको जल्दी से सेटल डाउन किया जा सके। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, एक बार जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ आपने अवेल करी, इंश्योरेंस का जो पैसा होता है काफ़ी टाइम लगता है। तो इनका एक मिक्सचर है, एक नया स्कीम है, ये प्रपोज्ड की हुई है नेशनल हेल्थ केयर हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, जिसके थ्रू अब आप कोशिश करेंगे डिजिटली आप क्लेम प्रोसीड करेंगे और वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइजेशन के लिए कितना बजट अलॉट किया गया? कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PACS, इसके लिए कितना बजट घोषित किया गया? देखो, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू अभी लेटेस्टली काफी चर्चा में रहा था। जून लास्ट की बात है, जुलाई 1 की बात है। यहां पर कोशिश ये की गई है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट सोसाइटीज बनी हुई है हर जगह पर, उन लोगों को उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए उनको डिजिटलाइज किया जा सके, कंप्यूटराइजेशन वहां हो जाए, सारी चीज एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हो जाए। उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं स्टेट लेवल पे एंड देन फिर नेशनल लेवल पे, उस चीज के लिए एक बजट अभी दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू, एंड दैट इज 2516 CR। अब मान के चलें लगभग 2500 करोड़ रुपए इस चीज के लिए दिए गए हैं कि ये कंप्यूटराइजेशन यहां हो जाए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर, दैट जो भी डेटाज हो, जो भी अमाउंट रिसीविंग एंड गिवन हो, वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो और सारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोचेबल हो। नेक्स्ट कहता है
कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल इन्होंने क्या दिया, बेंच मार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम। भारत के पेमेंट सिस्टम में एक बेंचमार्क। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये टाइटल देकर के अपनी रिपोर्ट रिलीज की है? क्या ये वर्ल्ड बैंक है, क्या ये आरबीआई है, क्या ये एनपीसीआई है, या फिर आईएमएफ है? इनमें से पहली चीज तो तुम्हें ये समझना जरूरी है। अगर आप तुक्का भी लगाओगे, चलो एक बार लगा के देखो फटाफट से। अगर इसमें आप तुक्का भी लगाते हो तो तुम ये बात समझना, भारत की जितने भी फाइनेंशियल कोई ऑफिशियल रिपोर्ट होती है तो वो रिपोर्ट रिलीज करता है हमारा आरबीआई। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। उसमें बताया उसने कि हम बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं और हम ऑनलाइन जो जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनको हम काफी तेजी से, पिछले बार की वनस्पत हमारा जो रैंक है वो काफी ऊंचा हुआ है और काफी तेजी से हम अब डिजिटल हो रहे हैं धीरे धीरे पेमेंट्स को लेकर के। बट हाँ, अभी भी हम काफी पीछे हैं रिगार्डिंग एटीएम के यूज के और कार्ड पेमेंट्स के अंदर। जो कार्ड पेमेंट्स होते हैं ना उसमें हम काफी पीछे हैं, एटीएम यूज में हम काफी पीछे हैं। हालांकि उसमें चार्जेस भी हैं, बट लेटेस्टली आपने खबर सुनी होगी, आज की खबर है शायद, कि जीएसटी अब नहीं लगेगा, 10 ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे एटीएम्स के अंदर, जो कि अभी 5 हुआ करते थे। और इस तरह से कई चीज़ें रेगुलरिटी में होती रहती है। तो आरबीआई ने लॉन्च किया था, ये एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसमें उसको टाइटल दिया बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम। और इसमें बताया गया कैसे इंडिया के लोग अब धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं पेमेंट्स को लेकर के। बट हाँ, अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, बहुत सारी कंट्रीज के हम पीछे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा है। विच रेसिंग ड्राइवर वॉन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022? कार्लोस सिनेज, सर्गियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटेल। ओके, ये वाला देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला 1 रेसिंग कंपटीशन होता है, आप सभी जानते होंगे फार्मूला 1 रेसिंग वर्ल्ड फेमस है। उसमें क्या हुआ, 2022 के अंदर जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कंपटीशन हुआ, उसमें इन चारों में से कौन वो व्यक्ति था जो कि जीता? इसके बारे में स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। फरारी की तरफ से अपॉइंट किए गए थे कार्लोस सिनेज। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट रैंक गेन किया, फर्स्ट रैंक इन दिस। सेकंड रैंक पर आए सर्जियो एंड लुई आए थर्ड रैंक पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फरारी वाले जीते थे भाई, कार्लोस जी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। यहां पर इसने कहा कि अगर आप रिसेंटली देखें, रिसेंट रिवीजन इन FCRA रूल, व्हाट इज द लिमिट अप टू द विच रिलेटिव गिवन अब्रॉड कैन सेंड मनी टू इंडियंस? यहां पे FCRA, समझ लो पहले तो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ये कहता है कि अभी तक कितने रुपए आप भेज सकते हो अब्रॉड से। अगर इंडियंस को, कोई विदेश में रह रहा है, उनके रिलेटिव्स अगर वो पैसा भेजना चाह रहे हैं, तो कितने फंड्स आप भेज पाओगे, कितना बदलाव हुआ है, पहले कितना था अब कितना हो, लिमिट सेट की गई है, ये बताया है। रिसेंट रिवीजन हुआ है, रिसेंट रिवाइज किया गया रूल्स में। पहले ये रूल 1 लाख रुपीज तक था कि अगर आप, कोई व्यक्ति आपको बाहर से, विदेशी अगर कोई व्यक्ति है, साल में अगर 1 लाख रुपए तक भेज रहा है, तो आपको किसी भी अथॉरिटी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। बट इसको रिवाइज किया गया है अभी। ठीक है, सो आपको यहां पर बताना है कि कितना पैसा किया गया है उसे, क्या ये 2 लाख किया गया है, 5 लाख किया गया है, 10 लाख किया गया है, 50 लाख रुपए इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो अगर आपको इसके बारे में अंदाजा है थोड़ा बहुत, वैसे तो एक बार तुक्का लगा के देख सकते हो। अगर आपको अंदाजा है और अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी, देन आप करेक्ट हैं। 10 लाख रुपए तक, 1 लाख से लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख किया गया है। बट अगर आपके कोई भाई बंधु अगर विदेश में है और वो 10 लाख से ज्यादा भी आपको साल में भेज रहे हैं, तो भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 30 दिन के अंदर अथॉरिटीज को बताते थे कि भैया हमारे पास इतना पैसा आया है, अब उसको आप 90 दिन के अंदर बता सकते हो। 90 डेज में आप अथॉरिटीज को बता सकते हो कि भैया इतना पैसा आया है, अब करना है जो कर लो। ऐसा नहीं है, अथॉरिटीज को बताना जरूरी है। उसके हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब आप पे लगेगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, मतलब बियर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्यभट्ट 1
जो कि इन दिनों आपको न्यूज़ में देखने को मिला है, वो क्या है? ऑप्शन ए बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपर कंप्यूटर है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, या फिर प्रोटोटाइप है एक एनालॉग चिपसेट का। सभी जानते हैं आर्यभट्ट कौन थे? महान मैथमेटिशियन थे 5th सेंचुरी के। आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट भी था जिसको हमने 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रॉकेट से भेजा था अंतरिक्ष में। अभी लेकिन ये वो वाला आर्यभट्ट नहीं है, आर्यभट्ट 1 है ये। अब ये क्या है? यहाँ पर अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें पता है तो ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप है एनालॉग चिपसेट का। एनालॉग चिपसेट क्या होता है? एनालॉग चिपसेट बेसिकली एक छोटा सा प्रोसेसर भी बोल सकते हो, एक कैलकुलेशन करने वाला एआई का, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक तरीके का सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन भी कर सकता है। आमतौर पर अगर आप इसको समझना चाहो, चिपसेट ऐसे भी काम कर सकती है, जब आप किसी को ऑफ ऑन का कमांड देते हो तो वहाँ से स्टार्ट होता है चिपसेट। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड, इसका ये आर्यभट्ट केवल नाम नहीं है, इसका भी फुल फॉर्म है जो आपको साइड में दिख रहा होगा। आर्यभट्ट का मतलब यहाँ पर ये है, और ये एक तरीके का एनालॉग चिपसेट है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। क्वेश्चन कहता है कि वाराणसी डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। वाराणसी डिक्लेरेशन जो कि इन दिनों काफी न्यूज में आपको देखने को मिला, ये किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से, स्पेस साइंस से, एजुकेशन से, या मेडिकल साइंस से? अब देखो, यहां पर दो अथॉरिटीज ने मिलके क्या किया, ये वाराणसी डिक्लेरेशन किया। अब यहां तो एक तो थी एजुकेशन मिनिस्ट्री और एक थी आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस और यूजीसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी ने मिलकर के क्या किया, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया गया, जिसमें हायर एजुकेशन को लेकर के डिस्कशन था। और ये कहां हुआ? वाराणसी में। तो जो ये वाराणसी में हुआ उसका नाम रखा गया वाराणसी डिक्लेरेशन। और ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन लोगों ने किसके लिए, किसका शिक्षा समागम रखा गया हायर एजुकेशन को प्रमोट करते हुए। तो अल्टीमेटली ये किससे रिलेट होगा? एजुकेशन से। तो थोड़ा सा आपको इसको याद रखना, ये रिलेटेड है आपके एजुकेशन से। सॉरी। नेक्स्ट, द पब्लिक सेक्टर कंपनी ने टाई अप किया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से, जिसमें ये सिंथेटिसाइजिंग करेंगे ग्रीन अमोनिया का। सिंथेटिसाइजिंग ग्रीन अमोनिया, ये किसके साथ में है? ठीक है, क्या ये REC के साथ में है, ONGC के साथ में है, NTPC के साथ में है, या फिर गेल के साथ में है? ठीक है, देखिए क्या है। पहले तो सबसे पहले इनका ज़रूरी है कि हमें इनका फुल फॉर्म पता हो सभी का, तभी हमें पता चलेगा कि है क्या आखिर। हालांकि आपको इसके नाम से पता चल रहेगा कि ग्रीन ये रिलेट कर रहा है आपकी ग्रीन एनर्जी से, और यहाँ पर रिलेट कर रहा है फर्टिलाइजर से। तो अल्टीमेटली हम क्रॉपिंग करेंगे ग्रीन केमिकल्स के साथ में। अभी ग्रीन केमिकल्स के साथ में हम जब कोई भी चीज़ जब हम प्रमोट करने वाले हैं या फिर इसको ज़्यादा यूज़ में लाने वाले हैं, तो यहाँ पर वो जो इनिशिएटिव है वो कौन सी कंपनी के थ्रू लिया गया है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे अब सबसे पहले समझें, REC की बात करें तो यहाँ पे ये रीन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ONGC रिलेट करता है आपके ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन, NTPC रिलेट करता है आपके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से, और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिलेट करता है गेल। फुल फॉर्म इनकी बेसिकली यही है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने NFL के साथ में मिलकर के ग्रीन अमोनिया या ग्रीन केमिकल्स का टाई अप करने का, उनका एक कॉम्बिनेशन ला करके ग्रीन केमिकल्स को प्राइमरी सेक्टर के साथ में मिला करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की प्लानिंग की है। कौन सी कंपनी है वो? तो अगर आपने तुक्का लगाया और तुक्का लगाने के बाद में आपका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है C, तो आप परफेक्टली राइट है। C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो इन लोगों ने मिलकर के, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने मिलकर के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ में ग्रीन केमिकल्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी वो कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि वो $2 मिलियन US डॉलर ग्रांट करेंगे इंडिया को, जिससे कि वो एजुकेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। क्या माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है या फिर सेल्स फोर्स है? इनमें से कौन सी वो कंपनी है जिसने 2 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, ग्रांट किए हैं भारत को? भारत सरकार को नहीं करे हैं, भारत के अंदर काम करने वाले एनजीओज को किए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कौन सी वो कंपनी है जिसने ऐसा किया है। ओके, सो भारत के अंदर ऐसा करना अभी इन दिनों ऐसा जिसने किया है वो है ऑप्शन बी, सेल्स फोर्स। बेसिकली इन्होंने भारत के यूथ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एनजीओज को पैसा, लगभग 2 मिलियन USD दिए हैं, ग्रांट किए हैं कि आप इनको थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप बढ़ावा दो, जिससे कि लोग ज़्यादा सीखें और अच्छा करें। तो ये ऑप्शन बी के साथ में हम जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, चलिए कोई नहीं। आज हमने जो क्वेश्चंस देखे होपफुली तुम्हें पसंद आए होंगे, होपफुली कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प मिलेगी इससे। करंट अफेयर्स तो इसी तरीके के होते हैं, तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे बहुत सारे, और पढ़ते रहो बस, और तो कुछ नहीं। लगातार आप काम करते रहें, अच्छा सीखते रहें, कोशिश करें कि आपके जितने भी एग्जाम्स अभी जो हो रहे हैं वो और आगे जो होने वाले हैं वो, उसमें कहीं ना कहीं आप टॉप करें। बहुत सारे बच्चों के साथ में भी जो प्रीवियसली CUT के साथ में हो रहे एग्ज़ाम्स में बहुत लोचा चल रहा है, अभी हमने उस पर वीडियो भी बनाया अभी। तो ऐसा जो कुछ हो रहा है तो उससे दिमाग ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा पढ़ो, कहीं प्रॉब्लम आती है तो अगर अपनी तैयारी अच्छी है, मेहनत हमारी अच्छी है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। तो अपना बेस्ट दो बस, दिमाग में ज़्यादा और कुछ रखना नहीं है, आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू।